हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमें करना है एग्जाम्पल 12.9 का सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल 12.9 का सॉल्यूशन। इफ़ इन फिगर 12.12 मतलब जो आपको यहाँ पे जो नीचे दी हुई है फिगर, इसमें ठीक है, R1 इक्वल टू 10 ओम, R2 इक्वल टू 40 ओम, R3 इक्वल टू 30 ओम, R4 इक्वल टू 20 ओम and R5 equal to 60 ohm. Okay, and our 12 volt battery is connected to the arrangement. Calculate the total resistance in the circuit and total current flowing in the circuit. Okay, चलो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट की बैटरी दी हुई है। अब समझो, सबसे पहले तो डिसाइड करो कि कौन से रेजिस्टर्स यहाँ पे सीरीज में है और कौन से यहाँ पे पैरेलल में है। ठीक है, तो मुझे पता है कि जैसे ही ये करंट यहाँ से आएगा, ठीक है, हमें करंट की डायरेक्शन देखनी है बस। तो करंट यहाँ से यहाँ तक आया, उसके बाद यही करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो ये करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया, मतलब हमें पता चल गया कि जहाँ पे करंट डिवाइड होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो R1 एंड R2 किस में है? पैरेलल में। ठीक है, फिर वो करंट दोनों मर्ज होके फिर से वही इनिशियल करंट बन गया जो I था, और वही करंट कहाँ से पास हुआ? A मीटर में से, और यहाँ तक आया। यहाँ पे देखो फिर से करंट है वो तीन पार्ट में डिवाइड हुआ। एक यहाँ पे जा रहा है, दूसरा यहाँ से सीधा जा रहा है, और एक यहाँ से। ठीक है, तीन पार्ट में डिवाइड हुआ, मतलब ये तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्शन में है। और फाइनली फिर टोटल करंट जो है वो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे टोटल करंट मिल जाएगा I, और वो बैटरी तक पहुँचेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे R1 एंड R2 में करंट डिवाइड हुआ, मतलब वो दोनों पैरेलल में हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ना, हियर R1 and R2 are in parallel connection with each other. ओके, तो सिंपल सी बात है कि 1/R इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाओगे आप? 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R1 कितना है? 10। R2 कितना है? 40। तो 1/10 प्लस 1/40, तो ऊपर आ जाएगा 40 प्लस 10, डिवाइड आपको मिलेगा 40 इंटू 10। ये तो मिला 1/R, मुझे चाहिए R। ठीक है, और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इंटरमीडिएट फाइंड कर रहे हैं, इसलिए रेजिस्टेंस को R डैश नाम दे देते हैं। तो ऊपर होगा 40 इंटू 10 डिवाइड बाय 40 प्लस 10, मतलब क्या हो गया? 50। तो मुझे यहाँ पे मिला R डैश इक्वल टू 8 ओम। यहाँ पे मुझे मिलेगा R डैश इक्वल टू 8 ओम, क्योंकि ये एक एक जीरो कैंसल, 40 डिवाइड बाई 5, मतलब यहाँ पे मुझे R डैश 8 ओम मिल गया। चलो इतना तो सॉल्यूशन हो गया। अब इन तीनों का करते R3, R4 एंड R5, तो वो भी तो सब पैरेलल में है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा R3, R4 एंड R5 आर इन पैरेलल कनेक्शन, और वहाँ पे मैं 1/R डबल डैश नाम दे देता हूँ। सभी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो वो मिलेगा 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। अब R3 30 है, R4 20 और R5 60। तो यहाँ पे 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60,
नीचे देखो एलसीएम आएगा 60 का, ऊपर आएगा 2 + 3 + 1 मतलब 6 डिवाइड बाई 60, तो ये 1 डिवाइड बाई 10 हुआ। एग्ज़ाम में याद रखना कि ये 1/r डबल डैश मिल रहा है। कभी कभी क्या होता है, जल्दी में हम गलती कर देते हैं, हमें लगता है कि r डबल डैश मिल गया, बट एक्चुअली ये क्या है, r डबल डैश है और वो भी 1/। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दो, r डबल डैश इक्वल टू 10 ओम मिला। अब सोचो, अगर मैं पूरा नेटवर्क ऐसे बनाऊं कि जिसमें 2 ही रेजिस्टेंस है, अब ये सब जो मैंने कलर वर्क किया है वो सब भूल जाओ, जो भी है सब कुछ भूल जाओ। ये बैटरी है और बैटरी से मैंने सीधा एक ही रेजिस्टेंस लगाया और फिर यहाँ पे इन तीनों को हटा के मैंने एक ही रेजिस्टेंस लगाया। ऐसा कनेक्शन है तो फिर ये दोनों रेजिस्टर किस में आएंगे, सीरीज़ में। यहाँ पे मैंने 8 ओम का लगा दिया क्योंकि मुझे आर डैश मिला था 8 ओम और ये मुझे मिला है 10 ओम, तो यहाँ पे मैंने 10 ओम का लगा दिया। अब सोचो, अगर मैंने सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं तो फिर करंट डिवाइड ही नहीं होगा और वो दोनों तो सीरीज़ में आएंगे, और जब करंट डिवाइड नहीं होता तब हम ये मान सकते हैं कि ये दोनों सीरीज़ में हैं। तो फिर नेक्स्ट मेरा काम क्या होगा, आर डैश एंड आर डबल डैश बोथ आर एंड आर इन सीरीज विथ ईच अदर। तो फाइनली मुझे आर इक्विवेलेंट मिलेगा, वो आर डैश प्लस आर डबल डैश मतलब 8 + 10। और 8 + 10 मतलब ये मुझे मिल गया 18 ओम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या करना है। तो देखो ये एक काम हमारा फिनिश हुआ। ए जो था ना, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये ए हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, फिनिश हो गया। अभी टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, तो टोटल करंट आई इक्वल टू क्या करना है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है 12 और डिवाइड बाई क्या करना है 18, तो 2 डिवाइड बाई 3 होगा और 2 डिवाइड बाई 3 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.6666 मतलब 0.6, उसके बाद मैं 7 कर सकता हूँ राउंड ऑफ करने के लिए। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया इलेक्ट्रिक करंट। चलो यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। अभी देखते हैं, यहाँ पे एक टॉपिक आपको दिया हुआ है, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज। ठीक है, आपका जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी ये मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आपका जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी ये है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विथ द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। ठीक है, तो ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है जो आपको टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है। सपोज मेरे पास 2 कनेक्शन है, हम बल्ब का कनेक्शन लेते हैं। 3 बल्ब है मेरे पास, एक बल्ब, दूसरा बल्ब और ये तीसरा बल्ब। या तो एक काम करते हैं, बल्ब के साथ कुछ और रखते हैं। तो सपोज ये बल्ब है, घर पे वायरिंग है, उसमें ये दूसरा बल्ब और एक हीटर रख देते हैं। सपोज मैंने बैटरी के साथ तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और सेकेंड ऑप्शन मैंने ये चूज़ किया कि चलो सीरीज में नहीं, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो ये मेरे पास एक बल्ब हो गया, ये दूसरा बल्ब हो गया और ये हीटर हो गया।
बल्ब भी अलग अलग है, एक नाइट लैंप है ऐसा समझो और एक बड़ा बल्ब है, ठीक है। एक बल्ब है वो बड़ा है, एक छोटा सा है नाइट लैंप। ठीक है, तो ये बल्ब 1, बल्ब 2 और ये हीटर। सेम वे यहाँ पे बल्ब 1, बल्ब 2 और ये हीटर। अब जो घर का वायरिंग होता है ना, हमारा घर पे जो वायरिंग होता है वो पैरेलल में होता है। अब ऐसा क्यों वो समझते हैं। We have seen that in the series circuit the current is constant through the electric circuit। करंट एक ही जैसा होता है। Thus it is obviously impractical to connect an electric bulb and electric heater in series, क्योंकि दोनों को करंट तो अलग अलग चाहिए, because they need currents of widely different value to operate properly। वो हमने एक एग्जाम्पल में देखा हुआ है, ठीक है। सपोज यहाँ पे बल्ब है B1, उसको करंट चाहिए 3 एम्पियर, बल्ब B2 को 0.5 एम्पियर और हीटर के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो सपोज 8 एम्पियर है, ठीक है। अब तीनों में सेम करंट सीरीज में तो आप मेंटेन कर नहीं सकते, मतलब सीरीज कनेक्शन यहाँ पे काम लगेगा नहीं। देखो पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, टोटल करंट है तो तीनों को अपने अपने हिसाब से मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है, सपोज इसको ज़्यादा करंट जा रहा है, तो एक पैरेलल में एक रजिस्टर और बढ़ा दो, तो यहाँ पे कम यहाँ पे करंट है वो डिक्रीज हो जाएगा और यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। मतलब फिर हमें सिर्फ क्या करना है कि रेजिस्टेंस को बैलेंस करना है, तीनों को अलग अलग करंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एक तो यहाँ से यहाँ तक हो गया एक एडवांटेज पैरेलल कॉम्बिनेशन का। सेकेंड, अनदर मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट इज दैट व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट्स वर्क्स। देखो यहाँ पे अगर मान के चलते हैं कि वो बल्ब B2 है ना, वो छोटा सा है, थोड़ा करंट बढ़ गया तो ये बेचारा फ्यूज हो गया। अब फ्यूज हो गया तो क्या होगा कि वो ओपन सर्किट बना देगा। ओपन सर्किट मतलब क्या, वो करंट अपने अंदर से पास ही नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि आपने बल्ब में देखा होगा कि ऐसा कोई बल्ब होता है ना, उसमें ये जो स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग टंगस्टन से बनी हुई ऐसी, ये स्प्रिंग है वो टूट गई, तो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए अभी कोई रास्ता मिलेगा नहीं। सपोज ये टूट गई और एक तरफ की है, अब ऐसे कनेक्शन तो है बट यहाँ पे देखो स्प्रिंग टूट गई है, अभी इलेक्ट्रिक करंट है उसको पास होने का रास्ता नहीं मिलेगा। अब इससे क्या होगा, ये बल्ब बंद हुआ तो ये हीटर भी बंद हो जाएगा, ये बल्ब भी बंद हो जाएगा। मतलब एक डिवाइस अगर डैमेज होती है तो सीरीज कनेक्शन में जुड़ी हुई सारी डिवाइसेस बंद हो जाएगी और एक एक करके आपको हर एक डिवाइस को चेक करना पड़ेगा कि कौन सी यहाँ पे फ्यूज हुई है या तो डैमेज हो चुकी है। तो ये प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। इससे अच्छा इसमें देखो ये बल्ब B2 उड़ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से करंट पास नहीं होगा बट इन दोनों में से तो पास होगा। समझ में आया। तो अगर ये कैंसल आउट है, मतलब ये डैमेज हो चुका है, तब भी ये और ये दोनों डिवाइसेस अच्छे से वर्क कर पाएगी, ठीक है। इन दोनों का करंट भी चेंज नहीं होगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो वोल्टेज सेम रहता है, रेजिस्टेंस तो सेम था ही, इसलिए करंट भी सेम रहेगा। हाँ ये है कि टोटल करंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कोई इफेक्ट नहीं होगी अगर ये बल्ब B2 उड़ गया तो। इसका मतलब क्या हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कोई एक डिवाइस डैमेज हो जाती है तो बाकी सारी डिवाइसेस है वो अपने हिसाब से काम कर सकती है, ठीक है। बाकी सारी डिवाइसेस बंद नहीं होगी और आप इजीली चेक कर पाओगे कि कौन सी डिवाइस ख़राब हो चुकी है, क्योंकि बाकी सब तो ऑपरेट हो रही है। जो ऑपरेट नहीं हो रही है उसी को चेक करना है,
यहाँ पे तो सभी का ऑपरेशन बंद हो गया, तो सभी को एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। इसलिए देखो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है साफ साफ। If you have used fairy lights to decorate buildings on festivals, on marriage functions, celebration, etc., you might have seen that the electrician spending lot of time in trouble locating and replacing the dead bulb. Each has to be tested to find which has fused or gone. देखो यहाँ पे फेरी लाइट्स आपने लगाई हुई है, उसका कनेक्शन सीरीज में होगा, और एक बल्ब अगर उड़ गया तो बाकी के सारे बंद हो गए। फिर जो इलेक्ट्रिशियन है उसको हर एक बल्ब को पकड़ पकड़ के चेक करना पड़ेगा कि कौन सा बल्ब है वो फ्यूज़ हो चुका है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ऑन द अदर हैंड अ पैरेलल सर्किट डिवाइड्स द करंट थ्रू द इलेक्ट्रिक गैजेट्स. The total resistance in the parallel circuit is decreased as per equation. This is helpful practically when each gadget has different resistance and require different current to operate properly. तो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो ऑपरेशन है वो बहुत इजी बन जाते हैं और इफ़ेक्टिव भी। ठीक है, तो ये सब अच्छे से याद रखना। अगर कहीं पे डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। और ये जो मैंने न्यूमेरिकल यहाँ आपको कराया है एग्जाम्पल 12.9, वो एक बार अच्छे से लिख के सॉल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।